हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं लीव सैलरी इनकैशमेंट। ठीक है, तो लीव सैलरी इनकैशमेंट क्या होता है? लीव सैलरी इनकैशमेंट का मतलब नॉर्मली ये होता है कि जब हम लीव को जो अवेल कर लेते हैं ना, मतलब जब हमने वो जो लीव होती है, छुट्टियां जो होती हैं, जब हम उन्हें अवेल कर लेते हैं तो वो तो यूज़ में आती नहीं है। बट जब हम अवेल नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा कई बार होता है, जब हम अवेल नहीं करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ क्रेडिट मिल जाता है, उसे ही हम कहते हैं लीव सैलरी इनकैशमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन। एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन, नॉर्मली एवरी एम्प्लॉयज़ इज़ अलाउड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव। सभी को एक सर्टेन पीरियड ऑफ लीव अलाउ की जाती है, ठीक है, विद पे एवरी ईयर मतलब हर साल में कुछ ना कुछ आपको लीव अलाउ की जाती है हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं अलाउ होती है, कहीं कहीं नहीं होती, बट हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ लीव अलाउ होती है। ठीक है, सच लीव मे बी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर और अक्यूमुलेटेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब अवेल कर लिए जाते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो अवेल कर लिए जाते हैं, कुछ आगे के लिए बचा लिए जाते हैं। द अक्यूमुलेटेड लीव लेइंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी अवेल्ड सब्सिक्वेंटली और इनकैश्ड। या तो वो जो अक्यूमुलेटेड लीव होता है, जो बचा कुचा मतलब जो बचाया होता है, उसे ना हम या तो बाद में अवेल कर लें, है ना, या तो हम इनकैश करवा लें। ठीक है, इनकैश करवा लें मतलब उसे कैश में चेंज करवा के ले लें। ठीक है, तो या तो अवेल कर लो या तो इनकैश करवा लो। तो अक्यूमुलेटेड दो टाइप के हमारे होते हैं। पहला, या तो अवेल कर लो या तो अक्यूमुलेट कर लो, अक्यूमुलेटेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो अक्यूमुलेट किया जाता है उसे हम बाद में इनकैश भी करवा सकते हैं, या तो आगे जाके हम कभी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, when the employees receive an amount for waiving leave lying to his credit, such amount known as leave salary encashment। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? लीव सैलरी इनकैशमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, लीव सैलरी इनकैशमेंट तीन पार्ट में, मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो है, अगर कॉन्टिन्यूस सर्विस आप दे रहे हो, कोई ऐसा इंसान है जो कॉन्टिन्यूस सर्विसेज दे रहा है, तो उसकी जितनी भी वो लीव सैलरी इनकैशमेंट होगा, मतलब जितनी भी लीव होगी उन सभी पे टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल होती है वो सारी। सेकंड है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, और थर्ड है पेड टू लीगल हायर। जो पेड टू लीगल हायर होता है ना हमारा, वो जो मतलब जब हम किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं, लीगल हायर को दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जिसको लीव अवेल करनी थी वो इस दुनिया में ही नहीं है, उसके बदले हमने लीगल हायर को वो चीज़ दे दी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट टैक्सेबल है। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन मतलब आप अगर सर्विसेज को भी मतलब ख़त्म कर रहे हो, रोक रहे हो, अब आप उसमें नहीं काम कर रहे हो, तब क्या होता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा मतलब आपका कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगेगा, जो भी आप लीव इनकैशमेंट करवाओगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अदर एम्प्लॉय हैं, तो अदर एम्प्लॉय में हमारा कुछ ना कुछ केस मतलब सॉल्व करने के लिए है, वहाँ पे आपको दे रखा है कि मिनिमम अमाउंट आपका इतना होगा, तब जाके आप उसमें एग्जाम कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ छूट मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, एग्जाम्प्टेड है। तो ये जो सी वाला है, केस सी, हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया कि अगर वो कॉन्टिन्यूस सर्विसेज दे रहा है तो फुली टैक्सेबल है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दोनों आ जाते हैं, गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस सर्विसेज में आ जाएगा, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये केस ए देखिए, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस ऑफ सर्विस। यही चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई थी, जब भी लीव सैलरी इन कैश करवा रहे हैं और आपका जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, फुली टैक्सेबल होगा इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज अदर एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो कोई और एम्प्लॉय हो। ठीक है,
अब यहाँ देखो, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। जब आप टर्मिनेट कर रहे हो, सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहे हो, एक गवर्नमेंट लीव सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये सारा का सारा ही देखिए यहाँ पे, एट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज लीव सैलरी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ फुली एग्जम्प्टेड। अगर कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेशन पे लीव इनकैशमेंट हो रहा है तो वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है। टैक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, टैक्स पॉइंट ये चीज़ दे रखी है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करता है लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, और फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जब भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आएगा, ओनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आएगा, नॉट आपका लोकल अथॉरिटीज़ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आएगी, ठीक है। एंड थर्ड पे आते हैं, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करी थी, यहाँ पे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम क्या करते हैं, हम ना 3 चीज़ें चेक करते हैं, इनमें से तीनों में से जो भी अमाउंट मिनिमम होगा वही हम एग्जम्प्ट कर देंगे, ठीक है, उतना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला तो देखो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी, क्या चीज़ ऐसी है जो हमें रिसीव हुई है, मतलब कितना अमाउंट ऐसा है जो हमें लीव सैलरी के बेसिस पे मिला है, ठीक है। और दूसरा 3 लाख होना चाहिए, 3 लाख, अगर 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड देखो, 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। टू द मैक्सिमम ऑफ 30 डेज़। 30 डेज़ का मतलब क्या है, आपको 1 महीना लेना है, 1 महीने को आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आप अपना कंप्लीट ईयर कर रहे हो, ठीक है। आपको 1 महीने को मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी आपने सर्विसेज करी हैं, जितने भी साल सर्विसेज करी हैं या महीने कितने भी सर्विसेज किए हैं, तो वो महीना या साल आ जाना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ फॉर एक्चुअल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विसेज। जितना आपने एक्चुअल लीव किया है वो आपको क्या करना है, उसमें से हटा देना। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज माइनस में लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, फिर एवरेज सैलरी, ठीक है, पर मंथ। आपको फिर उससे क्या करना है, एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, एवरेज सैलरी का मतलब क्या है। एवरेज सैलरी में आपको पहला तो डीए, एवरेज सैलरी हम जब नॉर्मल सैलरी देते हैं तो क्या होता है, एवरेज सैलरी में नॉर्मल एक तो सैलरी दे दो, ठीक है, उसमें डीए भी ऐड करो, फिर कमीशन भी ऐड करो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी मीन्स बेसिक्स प्लस डीए प्लस कमीशन हमें देखो जो भी फिक्स्ड परसेंटेज दे रखी होगी टर्नओवर पे कमीशन की, वही ऐड करनी है, ठीक है। बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हमेशा कितना लेना है, एवरेज लास्ट 10 मंथ तक का जितना भी एवरेज सैलरी है वो, जब तक वो रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट के डेट से, ठीक है। एंड एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन 18/11/2021, अगर एक एम्प्लॉय है जो रिटायर हुआ है 18/11/2021, देन 10 मंथ एवरेज सैलरी शैल बी अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 19th Jan। आपको पता होगा 19th Jan 2021 से उसका क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा, यहाँ पे होगा। तो इतने से लेके इतना तक जो भी मतलब इसकी सैलरी मिली होगी उसमें फिर हम डीए भी ऐड करेंगे। डीए भी अकॉर्डिंग टू 10 मंथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 18 से लेके 31 दिन तक का दिन और यहाँ पे 19 डेज़, तो यहाँ का 19 डेज़ और यहाँ का 18 डेज़,
इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 10 मंथ में आ जाए, इंक्लूड हो जाए, और इसके आगे के मंथ जितने हैं, इसके पीछे के जितने मंथ हैं, वो सारे ही हमें ऐड करके ही लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। डीए का यहाँ पे दे रखा है, डीए इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होगा सैलरी में, ठीक है। और डीए इटसेल्फ शैल बी फुली टैक्सेबल। जो डीए होता है वो अपने आप में ही फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। इस वजह से हम उसे ऐड करते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज इग्नोर एनी फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शंस इग्नोर करने होते हैं जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर में जैसे अगर सपोज़ आपको दे रखा है 10 ईयर 6 मंथ, तो आपको ना ये 6 मंथ इग्नोर कर देना है, आपको सिर्फ 10 ईयर्स लेना है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है 10 ईयर्स 9 मंथ, तो आपको 9 इग्नोर कर देना है और सिर्फ 10 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, हम सिर्फ इग्नोर करेंगे मंथ के टर्म को। क्लियर। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। देखो, जब हम मोर देन वन एम्प्लॉयर्स से लेते हैं लीव इनकैशमेंट, व्हेन लीव इनकैशमेंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर। एक ही साल में आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से जब लीव इनकैशमेंट करवाते हो, द एग्रीगेट अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल नॉट एक्सीड द स्टैट्यूटरी डिडक्शन 3 लाख। 3 लाख से ऊपर का आपका क्या नहीं होना चाहिए, लीव इनकैशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अर्ली डिडक्शन क्लेम्ड फॉर लीव इनकैशमेंट, या तो आपने पहले ही डिडक्शन क्लेम कर रखा हो, अगर आपने क्लेम कर रखा है तब आपको रिड्यूस करा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा, तब वो आपका एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी है।